डिलीवरी। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, फिर आईपीओ की डिटेल्स बताऊंगा और फिर हम मैनेजमेंट से करेंगे बात। 2011 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई सारी सेवाएं जो आप सोच सकते हो वो सारी की सारी लॉजिस्टिक सर्विसेज देने का कारोबार करती है ये कंपनी। और आय के लिहाज से देखें तो, रेवेन्यू के लिहाज से तो वित्त वर्ष 2021 में देश की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कंपनी है ये। और लगभग 17,000 से ज़्यादा शहरों में इनकी पहुंच है। 11,000 से ज़्यादा नेटवर्क पार्टनर रहते हैं। यानी कि डिलीवरी, आमतौर पर आप डिलीवरी बोलते हैं ना, उसका नाम थोड़ा सा चेंज होकर डिलीवरी है। पहले इशू की डिटेल सुन लीजिए। 11 से 13 कल खुलेगा आईपीओ, 11 तारीख कल है। 462 से 487 रुपये ये प्राइस बैंड है। आप 30 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 4,000 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1235 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी कि 1235 करोड़ की बिकवाली जो है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से 4,000 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे। मार्केट कैप जो है वो ऊपरी प्राइस बैंड पर लगभग 35,000 करोड़ की, वाह, 35,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी है ये। आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संदीप बरासिया साहब, और जो बॉन्ड यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं। लंदन बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर्स किया है, तो जमकर पढ़ाई की है। अब कंपनी की कमान संदीप जी के हाथों में। सर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। सबसे पहले सर है ना ये बताएं, ये डिलीवरी, ये नाम कहाँ से आया सर? अनिल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, हमें इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को हमारा स्वागत जी। ये नाम डिलीवरी इत्तेफाक से आया क्योंकि ये कंपनी दिल्ली में चालू हुई थी जी। तो फाउंडर्स को एक नाम चाहिए था, दिल्ली में वो थे और उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम इतनी बड़ी कंपनी हो जाएंगे, नेशनल कंपनी हो जाएंगे। तो जब 11 साल पहले शुरुआत करी थी छोटी कंपनी का, तो सोचा था कि हम छोटा दिल्ली में कुछ काम करेंगे, नाम डिलीवरी रख दिया गया। लेकिन वो नाम जो है वो डिलीवरी से जगह डिलीवरी हो गया है एक तरह से, क्योंकि अब हम इंडिया के लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सप्लाई चेन कंपनी बन चुके हैं। परफेक्ट। तो दिल्ली से कंपनी की शुरुआत हुई, वहाँ से नाम मिला। अब इस वक्त लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अच्छा सर, एक चीज़ जो आमतौर पर आपकी कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी है और ये ब्रिक एंड मोटार बिजनेस वाली, मतलब सॉलिड बिजनेस वाली, ई कॉमर्स बिजनेस वाली कंपनी नहीं है। और जनरली हम देखते हैं ई कॉमर्स वाली कंपनियों में तो अगर कंपनियां नुकसान में हो, मुनाफे में ना हो, आईपीओ आते हैं, फिर भी लोग मान लेते हैं कि चलो आगे प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन आपकी कंपनी जो 2019 से 2021 तक मेरे पास फाइनेंशियल है, अभी तक मुनाफे में आई नहीं है। क्या इसकी वजह आप समझते हैं, और कब तक उम्मीद करें आपके दर्शक कि आपकी कंपनी मुनाफे में आएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनिल जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। अभी मार्केट $200 बिलियन की मार्केट है। और बाकी दुनिया में आप देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे या चाइना में देखेंगे या यूरोप में देखेंगे, जितनी भी लार्ज इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी उभर के आती है। और इन सभी देशों में ज़्यादा करके 2-3 बड़ी बड़ी लार्ज लॉजिस्टिक्स कंपनी उभर के आती हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। अब अमेरिका में देखेंगे तो फेडेक्स, यूपीएस 50 बिलियन 100 बिलियन की कंपनी है। चाइना में पिछले 10-12 साल में कई कंपनियां आ गई जो 5 बिलियन 10 बिलियन 15 बिलियन की हो चुकी हैं। क्योंकि ये सेक्टर कितना कोर है इकोनॉमी के लिए। कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होगा इकोनॉमी में, उसको मूव करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड होगा उसको मूव करना पड़ेगा। हम एकदम एब्सोल्यूट एसेंशियल है। आपने जो बोला ब्रिक एंड मोटर बिजनेस है, लेकिन हम खाली ब्रिक मोटर बिजनेस नहीं है। हम ब्रिक मोटर बिजनेस जो टेक्नोलॉजी एनेबल ब्रिक मोटर बिजनेस, हम अलग तरीके से काम करते हैं बाकी लोगों से। इसलिए पिछले 11 साल में हम स्टार्ट से लेकर अब तक सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। 2019 में हमारा रेवेन्यू था 1,600 करोड़। केवल 9 महीने में FY22 जो भी साल जो भी गया है, खाली केवल पिछले पहले 9 महीनों में हमारी रेवेन्यू रही है 5,140 करोड़। तो आप देख सकते हैं काफी ग्रोथ हो गया इस पीरियड ऑफ टाइम। और ये ग्रोथ, बट अभी इंडिया की अपॉर्चुनिटी लॉजिस्टिक्स में ऐसी है कि अभी ग्रोथ करना बहुत बड़ा जरूरी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मुनाफा नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे इस पीरियड में 2019 में हमारा एडजस्टेड एबिटा माइनस था 11.3%। इस 9 महीने में हमारा एडजस्टेड एबिटा माइनस है खाली 0.7%, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। तो ये जर्नी हमने ली है, साथ साथ में ग्रोथ भी किया है, साथ में यूनिट इकोनॉमिक्स को भी बहुत इंप्रूव किया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो था FY22 में, हमारा एबिटा था -3.7 और 9 महीने में करीब करीब ब्रेक इवन आ गया। उसका मतलब जो बाकी हिस्सा जो गया 2 महीने का, उसमें हम ऑलरेडी मुनाफे में आ चुके होंगे।
कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक और मेट्रिक हम फॉलो करते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो पहले 9 महीने में असल में हम पॉजिटिव भी हैं। तो पॉइंट हमारा अभी ये है, उद्देश्य है कि अब प्रॉफिटेबिलिटी को स्केल कैसे करी जाए। और उसमें क्या होता है कि लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस स्केल ड्रिवन बिजनेसेस हैं। इसमें काफ़ी साइज की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, जो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो और ज़्यादा ज़्यादा ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। सो हमारी उम्मीद है कि हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है अभी तक, वही मैं लोगों के सामने रख सकता हूँ। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, ठीक लेकिन बात ये है। हमने अभी तक अचीव किया है। तो संदीप जी, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि आप जिस हिसाब से करें कि एडजस्टेड लेवल पर आपके अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे लगभग ब्रेक इवन हो गए हैं, उम्मीद करें इस साल से आप प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे, तो फिर मतलब साल भर 6 महीने रुककर प्रॉफिटेबल होने के बाद आईपीओ लाना था? क्योंकि आपने अभी देखा है हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी, और आप कह भी रहे हैं कि हम सिर्फ लॉजिस्टिक कंपनी नहीं है, हम टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, और टेक्नोलॉजी कंपनियों का हाल आपने देखा है लिस्टिंग के बाद कितना बुरा है। तो क्या ये ठीक नहीं होता 6 महीने 12 महीने रुककर प्रॉफिट होने के बाद अगर आप लाते तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते? नहीं, ये भी काफ़ी सही सवाल है अनिल जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जब बोलता हूं कि मैं टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी भी है, उसको दोबारा क्लैरिफाई करता हूं कि हम लॉजिस्टिक्स कंपनी है, हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी है। हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लॉजिस्टिक्स करते हैं। हमारा जो मार्केट है ये कॉन्सेप्ट मार्केट नहीं है, ये मार्केट असल में है ऑलरेडी। 200 बिलियन का मार्केट एग्जिस्ट करता है। हमें वो नया कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं करना है, कुछ हैबिट चेंज नहीं करना है। और उसमें जितने भी हमारे कंपेटिटर्स हैं, बहुत छोटे 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 फ्रेगमेंटेड कंपेटिटर्स हैं। बहुत लोगों ने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी लार्ज है। इस वक्त क्यों लेके आए हम? जी जी। मेन कारण है कि हमारा उद्देश्य है कि कंपनी जिस हालत में है अभी, कंपनी का सही लॉन्ग टर्म उद्देश्य है पब्लिक मार्केट्स में होना। जी। हम प्रोफेशनली रन कंपनी है, प्रमोटर ड्रिवन कंपनी नहीं है। हम्म। बहुत सालों से हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स रह चुके हैं, और कंपनी की स्थिति यहाँ तक आ गई है कि पब्लिक मार्केट एक कंपनी के लिए सही लोकेशन है। परफेक्ट। अब जी। अब सभी ने हमें अप्रूवल जनवरी में दिया, हमारे पास 1 साल का टाइम था। हम्म। अब एक तरह से देखा जाए तो हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हमारे को लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाना आता है, मार्केट करेक्ट। सही है बुरा है वो हमें नहीं आता। और हम जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी हम फोकस करेंगे बिजनेस के ऊपर, क्योंकि आईपीओ में काफी टाइम लगता है और उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। क्योंकि अगर हमें जाके कोई एमएनए करना है, कोई दूसरी कंपनी खरीदनी है, तो उसमें अड़चने आती है, क्योंकि फिर हर चीज के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। उससे अच्छा है कि आईपीओ कर लो, कंपनी पब्लिक हो गई, करना तो है ही हमें इस साल के अंदर अंदर। मार्केट जो भी है। हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है, हमारा अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैं होप करता हूं कि इन्वेस्टर्स उसको समझेंगे, हमारे बिजनेस को समझेंगे कि बिजनेस अलग किस्म का है, अलग किस्म की टीम है। और हमें इसी पे संदीप जी उसी पे मेरा सवाल है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि आपकी कंपनी का बिजनेस थोड़ा अलग किस्म का, अलग तरीके का, कैसे? क्योंकि देखिए ये स्पेस ऐसी, इसमें 25 कंपनियां लिस्टेड, स्नोमैन से लेके वीआरएल से लेके ब्लू डार्ट, टीसीआई और क्या क्या लंबी लिस्ट है, राइट? तो आप उनसे अलग कैसे हैं? सारे लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे लोग लॉजिस्टिक्स में, तो क्या डिलीवरी में स्पेशल है, कुछ अलग है? कई चीजें अलग है अनिल जी। जी। सबसे पहले तो हम सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी है इस सेक्टर में। पिछले 4 साल में हमने 50% के औसत से हमने ग्रोथ किया है। आपके इन्वेस्टर्स और दर्शक जाके दूसरे कंपनी का ग्रोथ देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ग्रोथ में कितनी बड़ी डिफरेंस है। ये कई कंपनियां तभी भी थी जब हमने चालू किया था, फिर भी हम सबके आगे हो गए हैं। इसके कोई कारण होगा, और वो है कि लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हमारी तरह जो ऑटोमेशन जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन में, ये ऑटोमेशन सबके पास नहीं है। इसके साथ जो सॉफ्टवेयर जो इस ऑटोमेशन को चलाता है, और हम 4-5, आपने शुरू में कहा था कि हम सप्लाई चेन के सारे बिजनेसेस करते हैं, इन सबको साथ चलाना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है वो हमने खुद अपने आप बनाया पिछले 10 साल में। ये ऑफ द शेल्फ नहीं मिल सकता। ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी स्टैक है जो काफी लोगों से डिफरेंट है, और इसी के कारण हमारा स्केल अप इतना फास्ट है, और इसी के कारण हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स इतनी इंप्रूव हुई है पिछले 10 साल में। संदीप जी, एक चीज़ और बताएं कि इस वक्त कितना कैश है आपकी कंपनी के पास? अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, जो मेरे पास 30 जून के नंबर हैं, 3800 करोड़ रुपए के आसपास का आपका कैश और इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, क्या ये नंबर सही है? ये आपके पास जून के नंबर है, उसके जी। बाद हमने दिसंबर के नंबर भी पब्लिश किए हैं। बताएं सर, PRHP अंदाज से। दिसंबर नहीं, मैं सही नंबर बता देता हूँ। 31 दिसंबर को हमारे पास 2900 करोड़ कैश बैलेंस शीट में था।
परफेक्ट। तो आप लगभग 3,000 करोड़ कैश लेके बैठे हैं और 4,000 करोड़ का और इशू आ रहा है आपका, जिसमें 2,000 करोड़ आप ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे, 1,000 करोड़ इनऑर्गेनिक ग्रोथ और 1,000 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो जी हाँ। बेसिकली आपको 7,000 करोड़ रुपए का कैश का यूटिलाइजेशन करना है। 3,000 जी हाँ। आपके बुक्स में है, इतना सारा कैश लेके क्या करेंगे सर? जो आपने ऑलरेडी कहा वही करेंगे। जो 2,000 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक पर्पसेस के लिए, कि हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हम 9 महीने में हमने 5,000 करोड़ किया, जबकि मार्केट 200 बिलियन का है। तो बहुत ग्रोथ करना है अभी। तो अभी हमारा इमीडिएट फोकस 2,000 करोड़ का रहेगा कि हमारे जितने भी सेक्टर में हम काम करते हैं, 5 एरिया में काम करते हैं, एक्सप्रेस पार्सल, पार्ट ट्रकलोड, फुल ट्रकलोड, सप्लाई चेन सर्विसेज और क्रॉस बॉर्डर, इन सभी में गहराई लाएं और इनमें ब्रेथ लाएं। 58% हमारा रेवेन्यू जो आता है, कस्टमर्स जो 2 या 3 सर्विस यूज करते हैं हमारे, उन्हें और क्रॉस सेल करें। तो मेन बिजनेस ग्रोथ के लिए ये 2,000 करोड़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लगा रहे हैं, जो 5 लाख स्क्वायर फीट के फैसिलिटीज खड़े कर रहे हैं कई जगह पे, उस सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट करें। 2,000 करोड़ तो उसमें जाएंगे। ओके। हजार करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जाएंगे। हम अभी भी काफ़ी टीम्स बना रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हायर कर रहे हैं, वहाँ जाएगा। और 1,000 करोड़ हमने प्राइमरी इशू से मार्क किया है एमएनए के लिए। और 2,900 करोड़ हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे आपने कहा। तो वो मिलाकर हमारे को लगता है कि काफ़ी कॉर्पस है जिससे हम इनऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ भी कर सकें। हमने स्पॉट ऑन खरीदा था लास्ट ईयर, हमने फेडेक्स के इंडिया ऑपरेशंस खरीदे थे, हमने फैल्कन ऑटोटेक में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने कई लार्ज एमएनए ऑपरेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट ईयर। और हमें लगता है कि हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरा अपॉर्चुनिटी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, और उसके लिए ये कैश कॉर्पस रखना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। अच्छा संदीप जी, आपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की और स्पॉट ऑन जो कंपनी आपने खरीदी लगभग 1,522 करोड़ रुपए में, ठीक है, उसका मार्जिन लगभग 11.5% के आसपास है। आपका मार्जिन -0.75% या फ्लैट समझ लीजिए। आपने खरीदा उसको रेवेन्यू के डेट टाइम पर 1.5 के मल्टीपल मार्केट के पे। अब आपका आईपीओ आ रहा है आपके रेवेन्यू पे 4.8 टाइम्स। तो अभी आपने कंपनी खरीदी, जस्ट मुश्किल से साल भर नहीं हुआ, उसका इतना ज़्यादा वैल्यूशन में क्यों दूँ? जो कंपनी आप डेट टाइम पे खरीद रहे हैं सेल्स के, मेरे से 5 टाइम क्यों मांग रहे हैं? देखिए अनिल जी, वैल्यूएशन का तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि वैल्यूएशन जो हम लेके आ रहे हैं वो एंकर इन्वेस्टमेंट्स के फीडबैक के ऊपर आ रहा है। हमारे जो 4 बैंक हैं, वो उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया है, और आज शाम को जब एंकर खुलेगा, लोग देख सकते हैं कैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस बुक में आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी डिलिजेंस किया है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, और उनके फीडबैक के ऊपर ये वैल्यूएशन लाई गई है। एग्जैक्टली स्पॉट ऑन में हमने कैसे खरीदा और डिलीवरी की क्या वैल्यू है, उसको कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि इस डिलीवरी में कई बिजनेसेस हैं। और जो टेक्नोलॉजी स्टैक वगैरह जिसकी मैं बात कर रहा था, वो भी डिलीवरी के अंदर है। अब उसमें वो दोनों मिलाकर डिलीवरी काफ़ी और वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकती है स्पॉट ऑन से। तो शायद उस कारण से डिफरेंस हो वैल्यूएशन में, लेकिन मेन चीज़ तो यही है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और उनके एडवाइस के ऊपर और उनके फीडबैक के ऊपर ये वैल्यूएशन लाई गई। अफसर बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक चीज़ और, चूंकि आपके पास इतना ज़्यादा कैश पड़ा है, लेकिन साथ में 370 करोड़ का डेट भी है, जिस पे आप 18 करोड़ का ब्याज भी भरें, तो फिर ब्याज देने का मतलब क्या है और डेट रखने की क्या वजह है सर? गुड क्वेश्चन अनिल जी। बहुत छोटा सा डेट है, 370 करोड़ का डेट। जब 2,900 करोड़ का कैश हो और कंपनी के रेवेन्यू जब केवल 9 महीने में अगर रेवेन्यू 5,170 करोड़ है, तो वो डेट तो बहुत ही छोटा सा है। वो डेट खाली कॉर्पोरेट फाइनेंस पर्पसेस के लिए है। उसमें से आधा तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, और आधा लीजेस के अगेंस्ट पेमेंट्स है। तो वो खाली एक कंपनी को की बैलेंस शीट में थोड़ा सा डेट रखते हैं, जिससे कि कैश फ्लो, डे टू डे कैश फ्लो मैनेज कर सके, क्योंकि और उसमें कोई वो ज़्यादा डेट नहीं है, और हमारा उद्देश्य नहीं है ज़्यादा डेट खड़ा करने का। ओके, ठीक बात है। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपने कहा भी शुरुआत में कि एडजस्टेड बेसिस पर अगर ईबिटा देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, तो आप लगभग ब्रेक इवन कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ तो लगभग पिछले FY19 से मेरे पास जो नंबर है वो 9 महीने के जो 2022 के नंबर है, लगभग आपके एडजस्टमेंट है 2335 करोड़ के ईबिटा में। मतलब क्योंकि एक मेरे जैसे CS के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है कि बार बार एडजस्टमेंट के बेसिस पे पता लगाना कि एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो ये एडजस्टमेंट्स की वजह क्या है, और क्या अब इसके बाद ये एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएंगे या अभी भी रहने वाले हैं इस तरह से?
देखिए, इसमें दो किस्म के एडजस्टमेंट्स हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे। जो एक प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक जाती है तो उसके जो प्राइवेट अरेंजमेंट्स होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ, उसको स्क्वायर ऑफ करके हम पब्लिक जाते हैं। जैसे कि अब हम इक्विटी शेयर्स लेके आ रहे हैं। इसके पहले जब प्राइवेट कंपनी रहते हैं उन शेयरों को सीसीपीएस कहलाते हैं, और सीसीपीएस जब कन्वर्ट होते हैं पब्लिक शेयर्स में, उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री डालनी पड़ती है ऑब्वियसली, और आगे चल के कोई सीसीपीएस होंगे नहीं तो वो एडजस्टमेंट कभी दोबारा आएगा नहीं। मैनेजमेंट के साथ भी कुछ इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह लगाई हुई थी पिछले सालों, कई सालों से प्राइवेट इन्वेस्टर्स की। वो भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने मैनेजमेंट के साथ स्क्वायर ऑफ कर दी, वो भी एंट्रियाँ दोबारा नहीं आएंगी। जो एंट्रियाँ एडजस्टमेंट में आगे हमेशा आती रहेंगी वो है एक तो डेप्रिसिएशन। लेकिन हम एसेट लाइट कंपनी है, हम ना जमीन खरीदते हैं, ना बिल्डिंग खरीदते हैं, ना ट्रक खरीदते हैं। हम दिन में 8,000 ट्रक चलाते हैं, लेकिन हम खाली 300 ट्रक हमने खरीदे हैं, और वो भी बड़े वाले ट्रक जो आपने वीडियो में दिखाया है। जो कुछ बड़े बड़े ट्रक हैं जो नया फॉर्म फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट खाली ऑटोमेशन वगैरह में जाता है, तो डिप्रिसिएशन आएगा, लेकिन वो ऑटोमेशन इक्विपमेंट वगैरह का डिप्रिसिएशन आएगा, जमीन का नहीं आएगा, बिल्डिंग का नहीं आएगा, और ट्रक्स का नहीं आएगा। और ईसॉप कॉस्ट वगैरह आते रहेंगे, वो इंसेंटिव्स है आगे चल के मैनेजमेंट के लिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है दर्शकों को जानना कि ईसॉप कॉस्ट जो है वो कैश फ्लो नहीं है कंपनी के लिए, कैश आउटफ्लो नहीं है, वो एक बैलेंस शीट आइटम है और वो नॉन कैश एक्सपेंस है। और वो भी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर टाइड अप। जैसे शेयर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गए तभी जाके वो ईसॉप्स मैनेजमेंट को दिए जाएंगे, और जितने भी ईसॉप्स अगले 5-6 साल में देने वाले हैं हम, वो ऑलरेडी डीआरएचपी में रिफ्लेक्ट करते हैं वो, और आगे और डाइल्यूशन नहीं। संदीप जी, एक चीज़ पक्की है कि इतनी सारी जब से आपसे बातचीत हो रही है तो साथ में हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं, मतलब ऐसा लगता नहीं कि इंडियन कंपनी है एक्चुअली। मतलब जो ट्रक की साइजेस, जो फैसिलिटीज़ आप दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कोई विदेश में, अमेरिका में कोई ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी उसको देख रहे हैं तो वो तो कमाल की है। ऐसी बड़ी बड़ी ट्रक्स वगैरह जनरली हमें ना फिल्मों में देखा करते थे, वो हॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे, फिर देखते थे हमारे यहाँ कब बनेगी। तो अब वैसे हाईवेज भी है, वैसी कंपनी बन रही, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ आपने बनाई वो बड़ी वर्ल्ड क्लास है। लेकिन एक चीज़ जो आपने कैश फ्लो की बात की है, उस पर एक मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि काफ़ी समय मैंने आपका ले लिया। वो ये कि सिर्फ एक वित्त वर्ष 2021 को छोड़ दें जहां आप कैश फ्लो 5 करोड़ पॉजिटिव हैं, उसके अलावा लगातार कैश फ्लो नेगेटिव है इस साल भी। एक तरफ आप कहते हैं कि हम एसेट लाइट मॉडल वाली कंपनी है, और दूसरी तरफ कैश फ्लो नेगेटिव। जब अगर एसेट लाइट है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट तो करना नहीं है फिक्स एसेट्स में, तो फिर कैश फ्लो पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहे कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट बेसिस पर? तो जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले साल के 9 महीनों में एडजस्टेड एबिटा, जो क्योंकि एडजस्टेड एबिटा कैश फ्लो की तरह से बात करते हैं ना, क्योंकि अब मैं नॉन कैश कॉस्ट निकाल रहा हूँ उसमें से। एडजस्टेड एबिटा में ब्रेक इवन तक पहुंच गए हैं ऑलरेडी, और कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स असल में पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो हम वहां तक बिल्कुल पहुंच गए हैं। अभी हम फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी ग्रोथ सेक्टर है। इस एक चीज जो इंडिया में हुई है जो बाकी देशों में नहीं हुई है, यहाँ पर हमारे सारे लॉजिस्टिक्स कंपनी इंडिया में बहुत छोटे छोटे रह गए, क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। कोई ना कोई तो इंडिया में एक मल्टी बिलियन डॉलर लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाएगा, इंडिया को जरूरत है ऐसी कंपनी। अगर बाकी देशों में ऐसा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये इन्वेस्टमेंट फेज है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट फेज में भी हमने यूनिट इकोनॉमिक्स काफी चेंज कर दिया 2019 से अभी तक। तो हमारी उम्मीद तो वही रहेगी कि हम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाएं। उसी उम्मीद को हम लेकर चल रहे हैं, और हमारे हमारी जैसी कंपनी का उद्देश्य कभी ग्रोथ बढ़ाना और प्रॉफिट इंप्रूव करना, ये दोनों उद्देश्य साथ साथ में चलेंगे। और अभी तक हमने वही डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम जहां थे वहां से अभी तक ब्रेक इवन की तरफ आ गए हैं। अब आगे का तो मैं अनफॉर्चुनेटली दर्शकों के सामने नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है। नहीं, ठीक बात है, वो तो आप लिस्टिंग होने के बाद ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे पाएंगे। अभी जो कुछ डीआरएचपी में वही आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी समय देने के लिए। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बातों से लग रहा है बेहद आप एम्बिशियस हैं, कुछ वाकई में बड़ा करना चाहते हैं। जो लास्ट में आपने कहा कि कुछ वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक कंपनी इंडिया में बने, ये आप इरादा रखते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए, आपकी कैपिटल मार्केट में जो एंट्री हो रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।